हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे आपने उसको सॉल्व किया होगा और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए हर एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और हम टॉपिक वाइज जो भी हैं वो दिए जा रहे हैं, यानी कि इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं है। अभी आप लोगों को टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका क्लास होगा वो भी गुप्त काल से ही होगा। और सामने आप लोगों को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई जानकारी लेनी होगी तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या क्लास से संबंधित हो। तो चलिए बच्चों आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। गुप्त काल के 25 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, जो आपके 50 क्वेश्चंस के बराबर होंगे। और आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भक्ति क्या थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो है भक्ति की जगह पे भुक्ति होना चाहिए। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। तो भुक्ति ऑप्शन है राज्य या मंडल या जिला या परगना। 4 ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में राज्य है, ऑप्शन बी में मंडल है, ऑप्शन सी में जिला है और ऑप्शन डी में परगना है। और क्वेश्चन है गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। राज्य नहीं होगा, मंडल जैसा उस समय इस तरह के किसी शब्द का उल्लेख नहीं था। यहाँ पे जो आपका जिला है, जिले को ही चोल काल गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। जिला इसको ही भुक्ति के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो स्मृतियां हैं इसमें जो समाज के लिए बनाए गए हैं नियम कानून वो काफ़ी जटिल हैं, काफ़ी मुश्किल हैं। खास करके जो महिलाएं हैं या जो निम्न कुल के लोग हैं उनके लिए ये नियम कानून थोड़े से कष्टदायी हैं, परेशानियों से भरी हैं। इसीलिए आज भी आप देखेंगे मनुस्मृति को हम बहुत अच्छा नहीं कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्मृति है जिसने महिलाओं को थोड़ी सी आज़ादी दी है, थोड़ा सा छूट दिया है, खास करके पुनर्विवाह का। क्योंकि विधवाओं की जो जीवन होता है वो कितना कष्टप्रद होता है, कितना दुखदायी होता है, ये आप समझ सकते हैं। उस समय के काल में जब बाल विवाह हुआ करता था और कम एज में जो बच्चियाँ हैं वो विधवा हो जाया करती थी, तो उनका जीवन कितना दुखद हुआ करता था। ऐसे में उनका पुनर्विवाह कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये सभी लोग समझ सकते हैं। तो इसमें से कौन सी स्मृति है जिसने उस समय पुनर्विवाह का इजाज़त दिया था। ऑप्शन में है मनुस्मृति, दूसरा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य की स्मृति और तीसरा ऑप्शन है नारद स्मृति। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है पतंजलि के महाभाष्य। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किसमें अनुमति दिया गया है। तो ये आपका जो नारद स्मृति है इन्होंने ही जो है दिया है इजाज़त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और जो नारद हैं इन्होंने महिलाओं को नियोग प्रथा का भी जो है परमिशन दिया है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो नियोग कर सकती हैं। नियोग क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई महिला जो है उसके पति जो है वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को परमिशन दिया जाता है कि वो अपने सगे संबंधी, खास करके अगर वो ब्लड के रिलेशन में आते हैं तो उनसे बच्चा प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन ये जो रिश्ता होता है ये अस्थायी होता है, यानी कि अस्थायी नहीं होता। संतान प्राप्ति के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसी को नियोग प्रथा कहा जाता था। तो यहाँ पर जो नारद हैं इन्होंने महिलाओं को नियोग और पुनर्विवाह दोनों का जो है परमिशन दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दोनों तथ्य आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपर्क एक क्या थे। तो अपर्क क्या थे ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है चालुक्य राजा थे, या दूसरा है परमार राजा थे, तीसरा है आपका शिलाहार राजा थे और चौथा है वाकाटक राजा थे। आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपर्क क्या थे। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को इसका ऑप्शन पता होना चाहिए। वाकाटक राजा बिल्कुल भी नहीं होंगे और चालुक्यों में इस तरह की कोई भी बात मैंने नहीं की है आप लोगों से। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी कि शिलाहार राजा, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन है।
तो इसको आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था। गोप्ता मीन्स होता है राज्यपाल या वहाँ का प्रशासक। तो आई होप ये चीज़ें मैंने इतनी बार आप लोगों को रिवाइज कराई थी कि ये आपको बिल्कुल रट गई होगी। ऑप्शन में है चक्रपालित, ऑप्शन बी है तुषास्प, ऑप्शन सी है पर्णदत्त और ऑप्शन डी है सर्वनाग। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो उस समय के सौराष्ट्र के गोप्ता हैं या जो प्रशासक हैं ये पर्णदत्त हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को जो है देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि जो झील है गुजरात का जिसका नाम सुदर्शन झील है, वहाँ से 4 राजा और 4 राज्यपाल संबंधित हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वो है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। बहुत ही आसान है, देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है प्रथम ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम और बी ऑप्शन है वर्णभट्ट, सी ऑप्शन है विशाखदत्त और डी ऑप्शन है कालिदास। ये तो रटा होना चाहिए आप लोगों को, पढ़ाते वक्त मैंने बिल्कुल रटा दिया था आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ऑप्शन जो है वो याद होगा और इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो है विशाखदत्त। ये आप जानते हैं मौर्य काल से संबंधित हैं और इनसे बहुत ज़्यादा मौर्य काल के बारे में जानकारी भी मिलती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या थे। ऐसा कौन सा परिवर्तन आया है जो गुप्तों के पतन के बाद आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है सामंतवाद एवं भूमि दान, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक दृढ़ता और तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि और जो आपका चौथा ऑप्शन है शूद्रों को व्यापार का अधिकार। तो ये भी बहुत आसान है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जो ऑप्शन है वो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जैसे ही गुप्तों का पतन होता है तो जितने भी उनके अधीन काम करने वाले क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो सारे लोग सामंतों के रूप में उनका उदय हो जाता है और उदय होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में उनका शासन हो जाता है और जो भूमिदान है ये भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, इसी वजह से सामंतवाद का उदय हुआ था। तो आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सामंतवाद और भूमिदान ये गुप्तोत्तर काल की विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था। तो पहला है करडिक, दूसरा है ध्रुवाधिकरण, तीसरा है सौल्किक और चौथा है समाहर्ता। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि समाहर्ता तो बिल्कुल रटा होगा आप लोगों को, समाहर्ता तो आपका वैदिक काल से ही काफ़ी फेमस है। सौल्किक मीन समझ रहे हैं शुल्क वसूल करने वाला, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने की बात कर रहा है, तो आप लोगों को ये ऑप्शन बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन ध्रुवाधिकरण। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन बिल्कुल रट लीजिएगा ध्रुवाधिकरण। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था। आई होप ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर कौन सा है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये आयोग का, इसलिए इसको तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त पराक्रमांक, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो ये तो एक ही है जो सबसे शक्तिशाली हैं, जिन्होंने शकों को पराजित किया था और उस उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया था जो कि व्याघ्र अंकित था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि इसका जो सही ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पंचतंत्र किसने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचतंत्र जो है सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं इनका नाम आप लोगों को रटा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विशाखदत्त, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन है शूद्रक और चौथा ऑप्शन है जयदेव। तो बहुत ही आसान है बच्चों, टॉपिक पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियाँ, चालाक लोमड़ी की कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ तो बचपन से सुनते आए हैं और इसका जो साक्ष्य है आप जानते हैं सिंधु घाटी में लोथल से भी मिलता है
और वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर है जहाँ से पंचतंत्र की कहानियों का या चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है, तो लोथल है। तो इसका विष्णु जो शर्मा है उसके राइटर हैं और इसका अनुवाद 40 भाषाओं में हुआ था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है ये कि सबसे पहला व्यक्ति जिसने ज्योतिष का ज्ञान किया और बिल्कुल सही जानकारी दी थी पूरे विश्व को, लेकिन इससे कोई परिचित नहीं हो पाया क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया, इसका उपयोग नहीं हो पाया बच्चों। तो पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है विशाखदत्त और चौथा ऑप्शन है कात्यायन। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन हो सकते हैं वो ज्योतिषाचार्य। तो बाणभट्ट का तो कोई मतलब ही नहीं, आप जानते हैं कवि हैं और दरबारी कवि हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं। आर्यभट्ट, इनका नाम सबको रटा होगा और सर्वविदित है, आर्यभट्ट ही हैं जिन्होंने इस बात की जो है घोषणा की थी कि जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है और यही ज्योतिष हैं पूरे विश्व के पहले ज्योतिष जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी। और इन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है जिसमें इनका नाम का उल्लेख है। एग्जाम में आता है कि सबसे पहले कौन सा वो पुस्तक है जिस पर राइटर का नाम मिलता है, तो आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से कौन सा स्थान है जो गुप्त काल में कला का केंद्र था? तो आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है अमरावती, तीसरा ऑप्शन है एलोरा, चौथा ऑप्शन है सांची। ये तो इतना ज़्यादा आसान है कि अगर आपने थोड़ा सा भी विचार किया होगा तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग या नाम से ही समझ रहे होंगे कि कौन हो सकता है गुप्त काल का कला का केंद्र। अमरावती आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का है, हो नहीं सकता। एलोरा जानते हैं महाराष्ट्र का है, हो नहीं सकता। सांची मध्य प्रदेश हो ही नहीं सकता क्योंकि जो गुप्त हैं ये उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत से जुड़ा हुआ एक ही स्थान है और उसका नाम है सारनाथ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, बृहद संहिता के रचना किसने किया है? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है कल्हड़, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट और चौथा ऑप्शन है वराहमिहिर। तो क्वेश्चन है बच्चों कि बृहद संहिता की रचना किसने की है? कालिदास की है नहीं, बिल्कुल सही है। कल्हड़ का हो नहीं सकता, राजतरंगिणी लिखा इन्होंने। आर्यभट्ट को तो आप जान ही रहे हैं, इनका नहीं है, तो कौन हो सकते हैं? आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिर का है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे कि जो वराहमिहिर है इन्होंने ही लिखा है बृहद संहिता। तो आपका ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से सही काल क्रम सजाएं। ये आपको बताना है, आपने पढ़ा है, क्रम से सब कुछ दिया जा रहा है आप लोगों को, सारे क्लासेस आप लोगों ने क्रम में पढ़े हैं, तो ये क्रम आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए और आपके पास है। मुझे लगता है बिना ऑप्शन देखे ही आप बता सकते हैं कि कौन से राजवंश होंगे जो पहले आएंगे और बाद में और उसके बाद। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जो राजवंश होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि मौर्य साम्राज्य पहले आएगा और मौर्यों के पतन के बाद ही आप देखेंगे कि जो विदेशियों का आक्रमण शुरू होगा, जिसमें आप देखेंगे शक, कुषाण, पहलव ये सारे लोग आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो गुप्त हैं ये सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सबसे बाद में होगा। तो सबसे पहले मौर्य हैं, मौर्यों के बाद आप देखेंगे सातवाहन है, क्योंकि मौर्यों के बाद आपने देखा था कि शुंग वंश की स्थापना हुई, शुंगों के बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई और कर्णों के बाद जो है सातवाहन वंश की स्थापना हुई और इसके बाद ही विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। और उसी समय आप देखेंगे शक भी थे सातवाहनों के समकालीन और शकों के बाद कुषाण आते हैं। तो जाहिर सी बात है सातवाहनों के बाद कुषाण का नंबर आएगा। तो आपका बी होगा, ए होगा, इसके बाद आपका सी होगा और डी होगा। ये ऑप्शन आपके ए में ही है, बी ए सी डी। तो आपने अगर इसको पढ़ा होगा गंभीरता से तो कंफर्म हो गया होगा। फिर से बता दे रहे हैं, मौर्य वंश सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद कुषाण और उसके बाद जो आपका गुप्त राजवंश है ये आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है जिसमें आपका ए, बी, सी और डी होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। बिल्कुल इसमें पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी 1 पे आएगा, सातवाहन 2 पे आएंगे, कुषाण 3 पे आएंगे और गुप्त जो है ये 4 नंबर पे आएंगे। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बी ए सी डी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये है विष्णुगुप्त का है या बाणभट्ट का है या विशाखदत्त का है या भारवी का है। तो ये तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन।
आपको पता है कि मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त का है और इसमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में पता चलता है, खास करके मौर्य राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में पता चलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक से मौर्य काल के दुर्लभ संधियों का पता चलता है, तो मुद्रा राक्षस से पता चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म या यवनों का धर्म? तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म का विकास सबसे ज़्यादा मौर्यों के काल में हुआ था। जैनों का भी उसी के बाद सबसे ज़्यादा विकास हुआ, ये दोनों हो नहीं सकते हैं। यवनों का कोई धर्म नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं पौराणिक धर्म और इसी को वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसी का विकास गुप्तों के काल में हुआ था और गुप्तों के जो राज के चिन्ह था वो गरुड़ था। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञ के संपादन या संपादित करने से सिद्ध होता है? तो ऑप्शन में है प्रवरसेन प्रथम, दूसरे ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, तीसरे ऑप्शन में है सर्वतात, चौथे ऑप्शन में है पुष्यमित्र शुंग। तो आपको पता होना चाहिए किसने अश्वमेध यज्ञों के साथ साथ अनेक और भी वैदिक यज्ञ किए थे। मैंने बताया था इसमें एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे अश्वमेध किए थे, बहुत सारे, जितना अभी तक किसी राजा ने नहीं किया था। साथ ही दूसरे यज्ञ भी किए थे, और वो कौन है, उनका नाम आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रवरसेन। ये ऑप्शन आपका सही है। प्रवरसेन प्रथम ने ही बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे और भी वैदिक यज्ञों को जो है उन्होंने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और देवगुप्त। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, इनका जो क्रम है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त आएंगे, अगर ये फर्स्ट हैं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आप जानते हैं उनके पुत्र समुद्रगुप्त आएंगे, समुद्रगुप्त का नाम रटा है तो है ही। उसके बाद जो आते हैं वो रामगुप्त आते हैं, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं। ये क्रम है। इसमें आपको जानते हैं कि जो देवगुप्त नाम का कोई राजा नहीं था, तो ऑप्शन में जो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। ये आपका नहीं है, यानी कि ये नहीं है गुप्त शासक। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था, यानी कि सत्ता का केंद्रीय स्थान कौन सा था जहाँ से जो हर्ष है वो शासन करते थे? तो पहला है कन्नौज, दूसरा है थानेश्वर, तीसरा है प्रयाग और चौथा है वाराणसी। तो बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा स्थान था? तो आप जानते हैं हर्षवर्धन से थानेश्वर और कन्नौज दो ही जगह है जहाँ से वो शासन करते थे। तो शुरुआती राजधानी उनका थानेश्वर था, लेकिन उनकी जो प्रसिद्ध राजधानी थी जहाँ से उन्होंने ज़्यादा दिनों तक शासन किया, या जिसको उन्होंने थानेश्वर से हस्तांतरित करके अपनी राजधानी बनाई थी, वो नाम आप लोगों को रटा होना चाहिए, वो है कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी नालंदा। तो आपको पता है मगध कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसको एलिमिनेट करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्यों के शासनकाल से संबंधित है, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। अब बटे दो बचे हैं आपके पास, तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए ही ह्वेनसांग आए थे। उस समय सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे वो नालंदा था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ऐसे करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक मेले का आयोजन करते थे, और यह कहाँ होता था? थानेश्वर में, कन्नौज में, प्रयाग में या बनारस में। जब हर्षवर्धन को पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था मेले के बारे में, सम्मेलन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। ये भी बताया था कि हर्षवर्धन वहाँ पे अपने कपड़े तक दान कर दिया करते थे, इतने ज़्यादा दानी थे, और इसी मेले में उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। तो वो कौन सा मेला है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मेला हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेला है ये कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये मेला जो हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, जहाँ आज भी मेला लगता है। 5 वर्ष पर कुंभ का मेला, यहीं पर 5 वर्ष पे वहाँ उस समय भी मेला लगा करता था। हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? वो तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर ध्यान दिए होंगे तो याद हो गया होगा। पहला ऑप्शन है ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन है फाहियान, तीसरा ऑप्शन है अल-बर्नी, चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। चलिए एलिमिनेट करते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है मेगास्थनीज हो नहीं सकता, चंद्रगुप्त ये मौर्य के शासनकाल में आए थे। अल-बर्नी इनको भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, तो ये भी नहीं होंगे।
फाहियान आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा? ह्वेनसांग के शासन, जो ह्वेनसांग है ये हर्ष के शासन के काल में आए थे। हा से हर्ष और हा से ह्वेनसांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन पराजित हुआ था किससे? ऑप्शन ए है शशांक से, ऑप्शन बी है रामपाल से, ऑप्शन सी है पुलकेशिन से और ऑप्शन डी है प्रवरसेन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर्ष को किसने पराजित किया था? एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। और यही हम आपको बता दें कि हर्ष को किसने पराजित किया था, ये भी आप बताएंगे। तो आज इसका आंसर तो हम बताएंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। सॉरी, हर्षवर्धन को किसने हराया था तो हम बता रहे हैं, लेकिन जिसने हर्षवर्धन को हराया था उसको किसने हराया था, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। तो हर्ष को पराजित करने वाला जो व्यक्ति है वो पुलकेशिन है, और अगर ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय हो तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन इस पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन के आंसर का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगी। देखते हैं कौन सा बच्चा ईमानदारी से क्लास करता है और ईमानदारी से आंसर देता है। नेक्स्ट है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख मिलता है, या किस सेना को उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन में है अश्व सेना, दूसरा ऑप्शन है रथ सेना, तीसरा ऑप्शन है गज सेना और चौथा ऑप्शन है पैदल सेना। तो कौन सी सेना का उल्लेख है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में? तो बताएंगे बच्चों कि कौन सी वो सेना है जिसमें किया गया उल्लेख। तो आपको पता होना चाहिए भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण या प्रभावशाली था वो कौन सा था, तो गज सेना। विदेशियों के लिए घुड़सवार थी, लेकिन हमारे लिए गज थी। तो यहाँ पे जो आप है ऐहोल अभिलेख, इसमें जो है दिया गया है उल्लेख गज सेना का। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला कौन है, ये आप लोगों को आंसर देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आंसर देना बहुत ज़रूरी है। प्रयास कीजिएगा, सही गलत जो भी होगा कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और अगर सही आंसर आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था, कहाँ भेजा था बच्चों? इराक में, ईरान में, या श्रीलंका में, या चीन में? पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल कहाँ भेजा था बच्चों? तो बताना है आप लोगों को। पुलकेशिन द्वितीय ने जो भेजा था दूत मंडल, तो श्रीलंका हो नहीं सकता, और यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है थोड़ा फंसा सकता है आप लोगों को, लेकिन इसका सही ऑप्शन नंबर बी है, ईरान भेजा था इन्होंने अपना राजदूत, ईरान भेजा था। ध्यान देंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान में अपना राजदूत भेजा था। निम्न में से कौन सी रचनाएं हर्ष द्वारा रची गई नहीं है या रचित नहीं है? पहला है रत्नावली, दूसरा है नागानंद, तीसरा है हर्षचरित, चौथा है प्रियदर्शिका। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो जो हर्ष ने नहीं लिखा है। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने कौन सी रचना है जो हर्ष का नहीं है। रत्नावली है 100%, नागानंद भी है, और आपका जो प्रियदर्शिका है ये भी है। हर्षचरित जो है ये इनके दरबारी कवि बाण भट्ट का है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नागानंद नाटक का लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन तो बहुत ही आसान था, जितना ही आपने देखा इसके पहले का क्वेश्चन उसी में इसका आंसर छिपा है। तो पहला है अमोघवर्ष, दूसरा है भोज, तीसरा है हर्ष और चौथा है प्रवरसेन। तो ये पेपर तो लीक हो चुका है और इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हर्ष का है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपके सामने हमारे संस्थान का जो है लोगो है, उसमें कांटेक्ट नंबर है, कोई भी ज़रूरत हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, या कॉल करके जो भी बात करनी हो, डिस्कस करनी हो कर सकते हैं। जानकारी लेनी हो कॉल करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो हमें बताएं, हम आपकी हर प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके पास 2 नंबर्स हैं, किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।